हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो सभी लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करने वाले मेंबर्स का बहुत बहुत थैंक यू। और अब कंटिन्यू करते हैं चार्मर का पार्ट बी। और अब चार्म को देखते हैं इस कहानी के थ्रू। तो अर्ली 1870 में इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया अपनी लाइफ के सबसे लो दौर से गुजर रही थी, क्योंकि उसके बिलव्ड हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट की डेथ 1861 में ही हो चुकी थी। और विक्टोरिया के लिए ये बात सिर्फ दुख से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि अपने हर डिसीजन के लिए वो अपने हस्बैंड पर ही डिपेंडेंट थी। और अब अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो अपने आप को बहुत वीक फील कर रही थी। अब उसे ऐसा लगता था कि उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही वो खुद से कोई ठीक डिसीजन को ले सकती है। वैसे ये बात सच तो नहीं थी, पर लोगों की बातें सुन सुनकर उसे ऐसा ही लगने लगा था। खैर, तो इसी वजह से धीरे धीरे कोई भी पॉलिटिकल मैटर या पॉलिसी इश्यूज उसे बहुत भारी लगने लगे। और इन मैटर्स को सॉल्व करते हुए उसकी हालत रोने वाली जैसी हो जाती थी। तो अब इसी लो मोराल और प्रेशर के चलते क्वीन विक्टोरिया ने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया और पब्लिक में जाना तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और इसी वजह से धीरे धीरे मोनार्की लेस पॉपुलर और पावरलेस होती चली गई। खैर, तो अब 1874 आया और कंजर्वेटिव पार्टी पावर में आई और इसका लीडर था 70 साल का बेंजामिन डिज़रायली। और अब उसने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को संभाला। तो अब प्रोटोकॉल तो कहता था कि अपना काम स्टार्ट करने से पहले डिज़रायली पैलेस में जाकर क्वीन से प्राइवेट मीटिंग करे, जो कि वैसे अब 55 इयर्स की थी। लेकिन उन दोनों की मीटिंग में मिलना इमेजिन करना भी बहुत ऑड लग रहा था, क्योंकि डिज़रायली बाय बर्थ एक जूइश था और इंग्लिश स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डार्क स्किन और एग्जॉटिक फीचर्स वाला आदमी था। खैर, तो बेंजामिन की वैसे अपने यंग डेज से ही डैंडी और फ्लैम्बॉयंट किस्म की पर्सनैलिटी थी। और साथ ही उसने कुछ रोमांटिक नॉवेल्स भी लिखे थे जो काफी फेमस हुए थे। और जबकि वही क्वीन का मैनर ह्यूमरलेस, बहुत फॉर्मल और सिंपल था। और इसलिए सभी ने डिज़रायली को एडवाइस किया कि वो भी क्वीन के साथ एलिगेंस और फॉर्मेलिटी के साथ मिले। लेकिन डिज़रायली जब पैलेस में पहुंचा तो वो विक्टोरिया के सामने एक घुटने पर झुका और उसके हाथों को किस करके बोला, आई प्लाइट माई ट्रस्ट टू द काइंडेस्ट ऑफ मिस्ट्रेस। तो अब उसकी लैंग्वेज पर यहां थोड़ा गौर करो कि यहां उसने विक्टोरिया को ये नहीं कहा कि क्वीन, मैं अपनी लॉयल्टी आज से तुम्हें देता हूं, बल्कि उसने मिस्ट्रेस कहा। मतलब, मैं अपनी लॉयल्टी सब कुछ कंट्रोल करने वाली उस काइंडेस्ट लेडी को देता हूं। खैर, और ऐसा कहकर उसने कहा कि आज से उसका काम विक्टोरिया के सभी ड्रीम्स को पूरा करना है, वो भी जो अभी बाकी रह गए हैं। और इसके बाद उसी मीटिंग में उसने विक्टोरिया की क्वालिटीज को मेंशन किया और इस तरह तारीफ की कि विक्टोरिया ब्लश करने लगी। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि डिज़रायली की तारीफ ऐसी नहीं थी जिससे कि क्वीन विक्टोरिया को कुछ ऑड लगा हो या डिज़रायली का तरीका कॉमिकल या ऑफेंसिव महसूस हुआ हो, बल्कि उसकी तारीफ के तरीके ने क्वीन विक्टोरिया के चेहरे पर स्माइल ला दी थी। और अब क्वीन विक्टोरिया इंट्रिग्ड थी कि डिज़रायली अब नेक्स्ट क्या करने वाला है। खैर, तो अब जल्दी ही डिज़रायली की तरफ से विक्टोरिया को रिपोर्ट्स मिलने लगी। अब चाहे वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स पर हो या पॉलिसी इश्यूज पर। और ये रिपोर्ट्स पहले के मिनिस्टर्स की रिपोर्ट से कुछ अलग तरीके से लिखी हुई होती थी।
इनमें डिज़रायली ने क्वीन को फेरी क्वीन कहकर एड्रेस किया था और मोनार्की के एनिमीज और विलेंस को कोड नेम्स दिए थे। और इतना ही नहीं, वो अपने नोट्स को गॉसिप से भी फिलअप कर दिया करता था। अब जैसा कि उसने विक्टोरिया को एक नए कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बताते हुए लिखा था कि ये 6 फीट और 4 इंचेस के स्टेचर वाला आदमी है, जैसे कि रोम का सेंट पीटर्स। और पहले एक नज़र में तो इस आदमी की डायमेंशन का किसी को कुछ पता नहीं चलता, पर इसकी ऊंची हाइट के बावजूद इसमें एक हाथी जैसा शार्प ब्रेन भी है। खैर, तो इन रिपोर्ट्स को देखकर कुछ मिनिस्टर्स को लगता था कि डिज़रायली की रिपोर्ट्स इन फॉर्मेलिटी की हदों को पार कर रही हैं, पर क्वीन विक्टोरिया उसको इन रिपोर्ट्स का ऐसे लिखे जाना बहुत अच्छा लगता था। वो तो इन रिपोर्ट्स को खूब इंजॉयमेंट के साथ पढ़ती थी और धीरे धीरे उसे खुद को भी ये पता ही नहीं चला कि वो कब फिर से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगी थी। खैर, तो रिलेशनशिप के स्टार्ट में डिज़रायली क्वीन को अपने लिखे हुए नॉवेल्स एज अ गिफ्ट भेजता था, और तब एक बार विक्टोरिया ने भी अपनी लिखी हुई बुक द जर्नल ऑफ आवर लाइफ इन द हाईलैंड्स उसे गिफ्ट की। और इस गिफ्ट के मिलने के बाद से वो विक्टोरिया को लिखे हुए लेटर्स या उससे बातें करते हुए वी ऑथर्स वर्ड को यूज करने लगा। और ये सुनकर विक्टोरिया को बहुत प्राइड फील होता था। वो कभी कभी डिज़रायली को दूसरों से अपने कॉमन सेंस, अपने आइडियाज वगैरह की तारीफ करते हुए भी सुनती। और अब क्वीन विक्टोरिया को ऐसा लगने लगा था कि डिज़रायली ने उसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के इक्विवेलेंट्स लाकर खड़ा कर दिया है। खैर, तो डिज़रायली रेयरली ही कभी विक्टोरिया से डिसएग्री करता था, और मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स करते हुए कभी कभी अचानक ही वो विक्टोरिया से उसकी एडवाइस के लिए भी पूछता था। और फिर 1875 में जब उसने खिजाइव ऑफ इजिप्ट से सुएज कैनाल खरीदने की बात को फाइनल कर लिया, तो उसने इस बात को क्वीन विक्टोरिया की अकम्प्लिशमेंट बताया। उसने कहा कि ये तो क्वीन विक्टोरिया का ही आइडिया और रियलाइजेशन था, ताकि ब्रिटिश एम्पायर के बॉर्डर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके। और अब क्वीन विक्टोरिया का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा था, और शायद उसे इस बात की वजह का भी पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, तो फिर एक बार विक्टोरिया ने अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए फूल भेजे, और फिर उधर से बदले में डिज़रायली ने भी फूलों का गुलदस्ता भेजा। मगर डिज़रायली के भेजे हुए ये फूल प्रिमरोज थे, और नॉर्मली किसी रिसीवर को इतने सिंपल फूलों का भेजा जाना इंसल्टिंग था। पर ये फूल डिज़रायली ने एक नोट के साथ भेजे थे, जिस पर लिखा था, सभी फूलों में वो प्रिमरोज है जिसकी खूबसूरती और मीठी खुशबू सबसे देर तक रहती है। और इस तरह डिज़रायली अब विक्टोरिया को एक फैंटेसी के एटमॉस्फेयर में लेकर जा रहा था, जहां सब कुछ मेटाफोरिक था, और प्रिमरोज की सिंप्लिसिटी ऑफ कोर्स क्वीन को ही सिंबलाइज कर रही थी, और साथ ही साथ उन दोनों लीडर्स के रिलेशनशिप को भी। खैर, तो विक्टोरिया जल्दी ही इस बेट में गिर पड़ी, और अब प्रिमरोज उसका फेवरेट फूल बन गया था। और फिर जल्दी ही विक्टोरिया ने डिज़रायली को अपनी प्रेजेंस में बैठना अलाउ कर दिया, और ये एक बड़ा प्रिविलेज था। खैर, तो इसके बाद अब वो हर साल फरवरी में एक दूसरे को वैलेंटाइन गिफ्ट्स भेजने लगे। और इसी दौरान ऐसा भी हुआ कि जब एक बार एक पार्टी में डिज़रायली ने जब एम्प्रेस ऑगस्टा ऑफ जर्मनी को थोड़ी ज्यादा ही अटेंशन दे दी, तो क्वीन विक्टोरिया दूसरे कूटियर से यह पता लगाने के लिए पूछने लगी कि आखिर डिज़रायली और क्वीन ऑगस्टा
आपस में क्या बातें कर रहे थे। और क्वीन विक्टोरिया के इस उतावलेपन को देखकर वो कोर्टियर्स भी हैरान थे कि आखिर उनकी क्वीन को ये क्या हो गया है। वो तो बहुत स्टबबॉर्न और फॉर्मल लेडी थी, फिर क्यों वो एक इन्फैचुएटेड लड़की की तरह बिहेव कर रही है। खैर, तो फिर अब 1876 में डिज़रायली ने पार्लियामेंट से एक बिल पास करवा दिया, जिसकी वजह से क्वीन विक्टोरिया को अब क्वीन एम्प्रेस का स्टेटस मिल गया। और ऐसा होने पर क्वीन विक्टोरिया भी अब खुशी से झूम रही थी और वो डिज़रायली के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड भी फील कर रही थी और डेफिनेटली प्यार भी। और इसलिए जल्दी ही विक्टोरिया ने अपने जूइश डैंडी को अर्ल ऑफ बीकॉन्सफील्ड बनाकर अपने ही सिमिलर पोजीशन दे दी। शायद विक्टोरिया ने डिज़रायली के साथ सपना बहुत दूर तक का देख लिया था। खैर, तो अब रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि डिज़रायली जानता था कि सभी लोग उसको उसके चेहरे और उसके कपड़ों से ही उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसलिए उसने सीखा था कि किसी को भी उनके पहनावे से जज नहीं करना है। और इसलिए उसने क्वीन विक्टोरिया की लुक से खुद को डिसीव नहीं होने दिया। उसने सेंस किया कि विक्टोरिया की उस जिद्दी और फॉर्मल एक्सटीरियर के पीछे वो एक वुमन ही है जिसे कंपेनियनशिप की जरूरत है। वो आदमी जिसके सामने वो भी अपनी फेमिनिन साइड को रख सके। खैर, तो डिज़रायली की अप्रोच ने दो तरह से विक्टोरिया की पर्सनैलिटी को अपील किया था, जिनको कि दूसरे पहले वाले लोगों ने कुचल दिया था। और वो दो बातें थी, विक्टोरिया का कॉन्फिडेंस और उसकी सेक्सुअलिटी। तो डिज़रायली किसी की तारीफ करने और उसकी ईगो को बूस्ट करने में मास्टर था। और जैसा कि एक इंग्लिश प्रिंसेस ने भी कहा था कि जब मैं डिनर के बाद मिस्टर ग्लैडस्टोन के पास बैठकर डाइनिंग रूम से गई तो मुझे लग रहा था कि मिस्टर ग्लैडस्टोन इंग्लैंड के सबसे समझदार आदमी हैं। पर मिस्टर डिज़रायली के पास बैठकर जब मैं वहां से उठी तो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इंग्लैंड की सबसे समझदार औरत हूं। तो इस तरह डिज़रायली लाइट टचअप्स के साथ अपना जादू चलाता था, पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स में, जैसे कि उसने विक्टोरिया के साथ किया था कि विक्टोरिया के गार्ड का जरा सा गिरते ही उसने रिलेशनशिप के मूड को थोड़ा वार्म अप करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बाद में सटल वे में सेक्सुअल हुआ। और फिर उसने विक्टोरिया के साथ ओपनली फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर आखिर विक्टोरिया भी उसे कैसे रेजिस्ट कर सकती थी। डिज़रायली ने उसे एक टैलेंटेड क्वीन और एज अ वुमन बहुत डिजायरेबल फील कराया था। और ऐसे आदमी को विक्टोरिया किसी भी बात के लिए आखिर मना भी कैसे करती। खैर, तो आगे रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हमारी पर्सनैलिटीज अक्सर ठीक वैसी ही बन जाती हैं जैसा कि हमको ट्रीट किया जाता है। और इसलिए लोगों के एक्सटीरियर की कैरेक्टरिस्टिक्स को उनकी रियलिटी मत समझो, क्योंकि एक टफ पर्सनैलिटी अंदर से वार्मथ और अफेक्शन के लिए तड़पती हुई हो सकती है। और बाहर से नॉर्मल दिखने वाला कोई आदमी हो सकता है कि वो अपने अंदर इमोशंस का तूफान लिए बैठा हो। खैर, अब आगे रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, चार्म की मेन की है उस बात को प्रोवाइड कराना या उस जरूरत को फीड करना जो अभी तक उस आदमी को मिली नहीं है या उसको डिनाई की गई है। जैसे कि डिज़रायली ने क्वीन को इंडल्ज करके खुद को उसके प्लेजर का सोर्स बना दिया था, और ऐसा करके डिज़रायली ने उस हार्ड शेल वाली क्वीन का दिल भी पिघला दिया था। और इस बात को याद रखो कि इंडल्जेंस सिडक्शन में बहुत पावरफुल टूल होता है, क्योंकि
उस आदमी से नाराज होना या ऑफेंसिव फील करना बहुत मुश्किल होता है, जिसका कि ओपिनियन और टेस्ट खुद अपनी ही तरह का होता है। और अब रॉबर्ट ग्रीन ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि बाहर से देखने पर चार्मर्स अपने टारगेट से भी ज्यादा वीक लगते हो, पर एंड में वो बहुत पावरफुल प्रूव होते हैं, क्योंकि वो किसी की भी रेजिस्ट करने की एबिलिटी को चुरा लेते हैं। खैर, तो अब यहां एल्बर्ट कैमस की एक फेमस कोट है, यू नो व्हाट चार्म इज, अ वे ऑफ गेटिंग द आंसर यस विदाउट हैविंग आस्क्ड एनी क्लियर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या टेक अवे रहा आपका। और अगर आपको ऐसा ही सेल्फ हेल्प, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।